हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार आपका फिर स्वागत है अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा ये थर्मो का 6 नंबर का लेक्चर है और आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो हम इसमें जूल्स लॉ पढ़ेंगे, एक जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और जूल थॉमसन कॉफिशिएंट पढ़ेंगे, जूल थॉमसन गुणांक, आदर्श गैसों के लिए क्या होता है, वास्तविक गैसों के लिए क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, व्युत्क्रमताप हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिया हुआ है जूल्स लॉ। जूल्स क्या कहता है सुनिए, जो भी बोर्ड में लिख रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में छेपेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी भाषा में। जूल ये कहता है कि जो कोई सिस्टम होता है, जो सिस्टम है उसकी आंतरिक ऊर्जा में अगर हम ताप आयतन के साथ परिवर्तन करें स्थिर ताप पे, तो वो हमेशा कैसा आता है, शून्य आता है। अर्थात ये कहता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर ताप पर आयतन के साथ किया जाए तो वो कैसा आता है, हमेशा शून्य आता है। हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि आदर्श गैसों के लिए स्थिर ताप पर आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। तो इस आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ तो आयतन नीचे, स्थिर ताप पे इसीलिए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक ही पात्र लिया, ये जल से भरा हुआ एक पात्र लिया। ठीक है, इसमें क्या किया, इसने दो बल्ब हैं ए और बी, इनको एक नलिका की सहायता से क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जो ए बल्ब है इसमें कोई आदर्श गैस भर दी इसने। ठीक है, बीच में क्या लगा दिया, स्टॉपर लगा दिया, और एक यहां पर क्या लगा दिया, जल का टेम्परेचर नापने के लिए क्या लगा दिया इसने, थर्मामीटर लगा दिया। और एक इसने बिलोलक लगा दिया। बिलोलक बोलता है स्टेयर, जो इसको जल को घुमा रहा है बार बार, इसको बिलोलक बोला जाता है। इसने क्या किया, सबसे पहले जब हमने इसको इस जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो ये बल्ब ए और बी है, एक नलिका से जुड़ रहा है, इसको हमने जब इसमें रखा पानी में, तो थोड़ी देर तो पानी हिलेगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, शांत हो जाएगा। तो जब इसको मैंने रखा था, इस चीज को जूल ने रखा था, मैंने रखा, तो ये क्या है, पानी शांत हो जाएगा। तो उस टाइम जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, इसको रखेंगे, तो उस टाइम क्या कर लेंगे, इसका टेम्परेचर इसने नोट किया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इस स्टॉपर को हटाया। स्टॉपर को हटाया तो ये जो बी है ना, बी ए में तो गैस ली थी और बी में क्या है, इसको निर्वात में रखा था। निर्वात का मतलब इसमें प्रतिरोधी दाब कैसा होगा, शून्य होगा, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, हवा भी नहीं है कहीं, वो निर्वात होता है बिल्कुल। ठीक है, इसमें प्रतिरोधी दाब कैसा है, शून्य है बिल्कुल, मतलब किसी प्रकार की बाधा लगी नहीं रही गैस को जाने के लिए। इसने क्या किया, पहले तो जब ये एक्सपेरिमेंट चालू नहीं उससे पहले इसका टेम्परेचर नोट कर लिया, जब हमने इसको रखा ही था। इसने क्या किया, स्टॉपर को खोला, ये एक टोंटी के रूप में लग रही थी इसको, मतलब रोकने के लिए। इसको खोला तो गैस यहां से यहां मूव होगी, क्योंकि गैस में तो प्रसार की क्षमता होती है हमेशा, यहां से यहां जाएगी, तो इसमें तो ये तो निर्वात है, तो बिल्कुल प्रेशर तो लगेगा नहीं, तो फ्री जाएगी नहीं, आराम से एकदम मुक्त प्रसार होगा गैस का। ठीक है, चली जाएगी। तो उसके बाद ये इसमें भी एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों में क्या है, गैस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ए में भी और बी में भी। उस टाइम इसमें इक्विलिब्रियम का मतलब सामने में आ जाएगी, कब ए से बी में चली गई। तो उस दौरान भी क्या कर लिया, टेम्परेचर नोट कर लिया गया। और ये पाया गया कि प्रयोग से पहले, जब मैंने इस गैस का मुक्त प्रसार नहीं किया उससे पहले, और जब गैस का मुक्त प्रसार करने के बाद जो साम्यावस्था है, उन दोनों में परिवर्तन के पश्चात ये पता किया गया कि दोनों में जो ताप में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मींस ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये जूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया कि प्रयोग से पहले और प्रयोग के बाद जो ताप जो नोट किए गए, उन दोनों में ताप कैसा आया, समान आया। इट मींस ताप में परिवर्तन कैसा होता है, शून्य होता है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, dt बराबर 0। ठीक है, ताप स्थिर है तो निकाय परिवेश के मतलब हीट का भी कोई ट्रांसफर नहीं होगा। इट मींस निकाय का मतलब, निकाय तो मैं किसको बोलूंगा, ए और बी बल्ब को, और बीच में जो नलिका लग रही है वो तो निकाय है, इस पर अध्ययन कर रहा हूं। और मैं परिवेश किसको बोलूंगा, जिसमें रखा हुआ है, क्योंकि हमको पता है हम किसको बोलते हैं, निकाय, जिसको हम उसका मतलब की अध्ययन के लिए चुनते हैं। और उसके अलावा सारा एनवायरमेंट क्या कहलाता है, परिवेश या सराउंडिंग कहलाता है। तो ये जो बल्ब है ये तो निकाय कहलाएंगे, और ये सराउंडिंग है, ये जो ये जल भरा हुआ है, जिस जल में रखे हुए हैं पात्र में, वो क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। अगर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो मुझे पता है हीट का फ्लो होगा क्या, क्योंकि हीट का फ्लो वही होता है, ऊष्मा का जब ताप में क्या होता है, अंतर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। लेकिन अगर दोनों का ही ताप समान है तो हीट का कोई फ्लो या ऊष्मा का कोई फ्लो नहीं होगा। इट मीन डी के बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ये हमने लिखा हुआ है। ताप इस तरह तो निकाय, निकाय का मतलब बल्ब ए और बी, परिवेश का मतलब H2O, जो जल भरा हुआ है, के मध्य हीट का कोई भी फ्लो नहीं होगा। तो डेल की बराबर क्या आ जाएगा, डी के बराबर 0। मुझे पता है प्रथम नियम क्या कहता है ऊष्मागतिकी का, du बराबर Q प्लस W, या अगर निकाय कार्य कर रहा है तो Q माइनस W, उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, Q प्लस W। Q भी क्या है, 0 है, क्योंकि हीट का कोई ट्रांसफर कोई फॉर्म में हो ही नहीं रहा, फ्लो नहीं हो रहा। W भी क्या आएगा, 0। W 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, जो मुक्त प्रसार हो रहा है, गैस यहां से आ जाए तो कोई दाब लग रहा है क्या, और मुझे पता W बराबर क्या होता है, P डेल V। तो P का मतलब दाब, और दाब में बिल्कुल दाब 0 है, क्योंकि निर्वात में दाब 0 है, तो W बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि W बराबर P डेल V, तो P 0 आ जाएगा, तो W 0। इस प्रकार का जो गैस का प्रसार होता है वो क्या कहलाता है, मुक्त प्रसार कहलाता है। कि गैस बल्ब ए से बी में जाने पर उसको किसी प्रकार का इस पे दाब में प्रतिरोध नहीं लग रहा, आराम से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। कार्य क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी गैस का मुक्त प्रसार होता है, दाब 0 होता है, तो कार्य क्या आता है, 0। इसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, या गैस का मुक्त प्रसार। ठीक है, इसीलिए डी यू बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्रथम नियम से, क्योंकि Q भी 0,
क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो हीट का नो फ्लो, डब्ल्यू भी जीरो, क्योंकि दाब जीरो है तो पी डेल भी, तो डब्ल्यू भी क्या आ जाएगा जीरो, तो यहाँ से डी बराबर क्या आ गया जीरो आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो इसने क्या किया, यदि आंतरिक ऊर्जा को मैं ताप और आयतन का फलन मान लूं, ठीक है, तो किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसका मतलब जो आंतरिक ऊर्जा यू से रिप्रेजेंट करते हैं या ई से भी, बुक्सों में ई भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना। ताप और आयतन का फलन है तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, हमने पता था पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने अवकलन कैसे करते हैं, जिसका कर रहे हैं उसको तो ऊपर डी का कर रहे हैं तो डी बराबर डी लिख दिया बराबर, जिसका कर रहे हैं उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको नीचे, और अगले को कांस्टेंट, और जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको dt के रूप में। जैसे t के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी ओपन dt एट कांस्टेंट v, और dt में परिवर्तन हो रहा है तो dt लिख दिया। v के सापेक्ष करेंगे तो डी ओपन dv, और जो दूसरा है उसको कांस्टेंट, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वेरिएबल है इसलिए dv लिख दिया। हम पहले भी इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझे पता है कि ये वाली जो राशि है, ये वाली डी ओपन dt एट कांस्टेंट टू v dt क्या है जीरो, तो ये वाली राशि सारी की सारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और du भी क्या है जीरो, क्योंकि du फर्स्ट लॉ से हमने निकाला था q जीरो w जीरो, तो du भी क्या हो गया जीरो हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, du अपॉन dv एट कांस्टेंट t dv बराबर क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये तो प्लस में है तो इसके बराबर कौन आ जाएगा जीरो आ जाएगा। du अपॉन dv एट कांस्टेंट t, ताप इस तरह dv बराबर जीरो। ये जो dv है ये तो परिवर्तित होगा, ये वेरिएबल इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये तो अवकलन में आ रहा है dv, क्यों, क्योंकि आयतन तो परिवर्तित होगा, अगर यहां से यहाँ गैस जाएगी तो यहाँ आयतन कम होगा, यहाँ आयतन बढ़ेगा तो आयतन तो चेंज होगा, इसीलिए dv इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमने ये लिख दिया। इट मींस ये नहीं जीरो, तो जीरो के बराबर कौन आ जाएगा, du अपॉन dv एट कांस्टेंट टू t बराबर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। जूल्स यही तो कहता है दिस, आदर्श गैसों के लिए स्थिर ताप और आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ परिवर्तन क्या होता है जीरो। इसको इसने क्या कर दिया, इस प्रूफ के द्वारा प्रूफ कर दिया। इट मींस मैं कह सकता हूं क्या कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल किसका फलन होती है, ताप का फलन होती है, यह आयतन पर निर्भर नहीं करती। ताप का फलन क्योंकि जहां ताप जीरो आ रहा है इसीलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी कैसा आ रहा है जीरो आ रहा है, जबकि दाब तो आयतन तो शून्य नहीं आ रहा, फिर भी आंतरिक ऊर्जा क्या आ रही है शून्य आ रही है। इसमें ये आयतन पर डिपेंड नहीं कर रही, केवल किस पे डिपेंड कर रही है, ताप पे। तभी हमने बोला था कि शुरू में मैंने बोला था कि जहां ताप शून्य होगा वो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी शून्य, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप का फलन होती है। जूल्स लॉ इस पे क्या लगा देता है, अपना ठप्पा लगा देता है इस पे कि आंतरिक ऊर्जा जब ताप शून्य होता है, ताप में परिवर्तन शून्य होता है, तो आंतरिक ऊर्जा भी कैसी होती है शून्य होती है। ठीक है, इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टॉपिक जो है वो है जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, ठीक है, इसको जनरल भाषा में समझिए जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। ये जूल थॉमसन ये कहता है कि जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है रुद्धोष्म अवस्था में, मतलब एडियाबैटिक कंडीशन में, जब ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा, रुद्धोष्म प्रक्रम हम पढ़ चुके हैं जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता। तो ये कहता है कि जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस का जो ताप होता है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कैसे समझें इस चीज को, देखो ऐसा क्यों होता है, डेफिनेशन पढ़ लें पहले तो देख लें। लिख रहा है कि जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर रुद्धोष्म अवस्था में प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी आ जाती है, उसका क्या हो जाता है, शीतलन हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है गैस। कैसे, जैसे हमारे लोग, हमको स्प्रे नहीं आती, कि स्प्रे आती है, हम स्प्रे जब छिड़कते हैं तो फिर सीधी से तो उस पर दबाव लगाते हैं तभी तो वो बाहर निकलती है, तो एकदम ठंडा सा महसूस होता है कि नहीं होता, तो उस जेटी इफेक्ट पे काम करते हैं, तो जूल थॉमसन इफेक्ट पे। ऐसा होता क्यों है, चलो ये देखिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो जूल थॉमसन ने लिया, हम लोगों ने यहाँ बोर्ड पे बनाया हुआ है। ये एक पार्ट है इसका जिसमें गैस भरी हुई है कोई भी, ठीक है, इसमें कोई रियल गैस भरी हुई है, और एक बीच में एक झिल्ली टाइप में लग रही है जिसको पोरस प्लग बोला जाता है, मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे छेद है, बहुत छोटे छोटे वाले, और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है और प्रेशर P1 है, और इधर एक पिस्टन लगा हुआ है ये, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये इस तरफ से, और एक पिस्टन लगा हुआ है इस तरफ से, ये इसको अपन नाम भी दे सकते थे X और Y। ठीक है, इसका जो इस तरफ गैस भरी हुई है इसका वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1 और टेम्परेचर कितना है T1 है। ठीक है, और इस तरफ जब अब मैं इसको इधर से इस पिस्टन को धक्का दूंगा तो गैस इस झिल्ली में होकर पोरस प्लग में से उधर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो आयतन में भी परिवर्तन होगा। अगर ये उच्च दाब, यहां से उच्च दाब लगाऊंगा तभी तो उधर की तरफ फंसेगी नहीं, किसी की गैस जाएगी, तो आयतन में भी परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में भी परिवर्तन होगा, और दाब में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसमें जब टेम्परेचर यहां से आ गया तो टेम्परेचर में क्यों कमी आई, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जब उच्च दाब से निम्न दाब को प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी आ जाती है, उसका क्या हो जाता है, शीतलन। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि इस तरफ जब गैस भरी हुई थी, इस भाग में कोई गैस भरी हुई थी, तो उस पर उच्च दाब था, तो उच्च दाब किसी चीज के ऊपर लगाएंगे, तो जैसे किसी पात्र में गैस भरी, उसको उच्च दाब लगा रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल कैसे आ जाएंगे, पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे।
पास पास आएंगे, जब मैं यहां से प्रेशर लगाऊंगा तो गैस उस तरफ जाएगी, तो उस तरफ जाएगी। उस तरफ कब जाएगी? जब जो पास पास जो मॉलिक्यूल आ गए थे वो दूर दूर भी तो होंगे, जब उस तरफ जाएंगे दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे? तो पास पास आ गए थे जिनको हम बोलते हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल में वान डेर वाल इंटरेक्शन हो गया, मतलब वान डेर वाल आकर्षण बल हो गया कि प्रेशर बहुत ज्यादा था यहाँ गैस के ऊपर। जब इस तरफ से एक्सपेंड होगी, जब प्रेशर मैं यहां से लगाऊंगा, इस पिस्टल को इधर से धक्का दूंगा तो इधर गैस एक्सपेंड होगी, तो इधर एक्सपेंड होगी, तो इसका मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो दूर दूर होंगे, तो दूर दूर करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होगी थोड़ी बहुत, तो वो एनर्जी उनको मॉलिक्यूलों को दूर दूर करने में काम आ जाएगी। तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जब वो इधर से इधर जाएगा, क्योंकि इनमें वान डेर वाल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उच्च दाब पे है, दाब बहुत ज्यादा लग रहा है। इस तरफ जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो दूर दूर करने के लिए एनर्जी भी चाहिए होगी, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी उसमें खर्च हो जाएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, 3/2 kT हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी में, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने अणुगति सिद्धांत में गैसों के फर्स्ट ईयर में। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर क्या होती है? समानुपाती। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और गैस कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा ये क्या होता है, ताप में यह कमी जो इसमें होती है किसके कारण होती है? दाब में अंतर के कारण, के उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यह प्रभाव एक समय एंथैल्पिक होता है, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन कैसा रहता है? शून्य रहता है, डेल्टा एच। अभी हम देखेंगे कैसे होता है, इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, आदर्श गैसें यह प्रभाव नहीं दर्शाती, क्योंकि आदर्श गैसों में किसी प्रकार का वान डेर वाल इंटरेक्शन नहीं होता। आदर्श गैस हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में क्या होती है। आदर्श गैस को किसी कमरे में छोड़ेंगे तो पूरे वॉल्यूम, जो कमरे का जो आयतन होता है, वही गैस के मॉलिक्यूल का क्या होता है? आयतन होता है। गैस के मॉलिक्यूल में किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं, वही आदर्श गैस कहलाती है। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसीलिए उनको आदर्श कंडीशन दे रहे हैं कि वो आदर्श गैस होती है जिनमें गैस के मॉलिक्यूल के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो पास पास नहीं आ पाएंगे इतने, जब इधर से इधर जाएंगे तो उनको दूर दूर करने के लिए एनर्जी खर्च नहीं होगी, एनर्जी खर्च नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी, तो तापमान में भी कमी नहीं आएगी, तो वो भी शीतलन नहीं दर्शाएंगी। कौन? आदर्श गैसें। इसका मतलब केवल कौन दर्शाती है? वास्तविक गैसें। वास्तविक गैसों में वान डेर वाल इंटरेक्शन पाए जाते हैं, उच्च दाब पर ज्यादा होते हैं, जब इधर से उधर जाती हैं, जहां मैं दाब ज्यादा लगा रहा हूं, जब उस तरफ जाएंगी तो दूर दूर होंगी, दूर दूर करने के लिए एनर्जी ज्यादा तो एनर्जी खर्च होगी, तो एनर्जी कम तो टेम्परेचर कम, तो कैसी हो जाएगी? गैस ठंडी हो जाएगी। देखिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका कैसे ये सारा कुछ होता है। ये जो प्रक्रम है ये एडियाबैटिक है, मतलब रूदोष में है कि नहीं, हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे रूदोष का मतलब जो हीट का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। रूदोष प्रक्रम वही होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए डी के बराबर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। प्रथम नियम से देखिए, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये क्यू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो नहीं रहा। रूदोष प्रक्रम में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, हम पढ़ चुके हैं प्रक्रमों में। तो डेल यू बराबर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। अब इसमें दो प्रकार का कार्य हो रहा है। कैसे? इस तरफ से तो मैं धक्का लगा रहा हूं, तो इसमें जो गैस भरी है उस पर गैस पे कार्य हो रहा है कि गैस के द्वारा कार्य हो रहा है? गैस पे कार्य हो रहा है। और मुझे पता है कि जब प्रक्रम पे या निकाय पे या तंत्र पे कार्य होता है तो कार्य कैसे आता है? पॉजिटिव में आता है। मुझे पता है कार्य बराबर क्या होता है? पीवी, डब्ल्यू बराबर पीवी, तो ये केस में आ जाएगा पॉजिटिव में, इसीलिए पॉजिटिव का चिन्ह लगा रखा। अगर मैं इस तरफ की बात करता तो कार्य कैसा आता? नेगेटिव में आता, क्योंकि जब मैंने इधर से इधर प्रेशर लगाया, धक्का लगाया इस पिस्टल पे, तो गैस इधर गई, तो गैस इधर जाएगी, तो इधर जब गैस आएगी तो ये तो इस वाले इस जो ये पिस्टल लगा हुआ है, ये ढक्कन के रूप में लगा हुआ है, इस पर अपना दबाव लगाएगी, तो इस तरफ कौन कार्य कर रहा है? गैस कार्य कर रही है, गैस पे कार्य हो रहा है, गैस खुद कार्य कर रही है, गैस खुद आगे क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। इस तरफ से तो मैंने गैस पे प्रेशर लगाया था, तो गैस पे कार्य किया था, या तंत्र या निकाय जिस पे कार्य होता है उसको तंत्र बोलते हैं, जिस पर अपन स्टडी कर रहे हैं। और उस तरफ गैस आगे धक्का लगाएगी, तो उस तरफ तो गैस कार्य कर रही है या निकाय कार्य कर रहा है, और इस तरफ निकाय पे या गैस पे खुद पे कार्य हो रहा है। तो जब गैस पे कार्य होता है तो पॉजिटिव निकाय पे, और जब दाई, इसका मतलब जो दाई ओर है उधर गैस खुद धक्का लगा रही है, तो गैस के द्वारा या तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है, जो कैसा आता है? नेगेटिव में आता है। इसीलिए पीवी होता है तो माइनस P2V2, इसको P2V2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उस तरफ आयतन P2 और दाब क्या है? V2 है। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, P1V1 प्लस P2V2, तो P2V2 कैसे है? नेगेटिव में, तो ये माइनस में हो जाएंगे। ये किसके बराबर है? डेल यू के बराबर। डेल यू का मतलब अवस्था फलन होता है आंतरिक ऊर्जा, U2 माइनस U1, तो मैं क्या लिख सकता हूं? डेल यू को कोष्टक में लिख रखा मैंने, U2 माइनस U1 बराबर P1V1 माइनस P2V2, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अगर मैं P2V2 को उधर ले आऊं और U1 को उधर पहुंचा दूं तो ये कंडीशन बन जाएगी क्या? U2 प्लस PV2, और जब U1 इधर जाएगा तो प्लस का, तो P1V1 प्लस U1। मुझे पता है कि एंथैल्पी बराबर क्या होता है? U प्लस PV, पढ़ चुके हम लोग, आंतरिक ऊर्जा और दाब और आयतन का फलन होता है। कौन? एंथैल्पी, हमने एंथैल्पी में पढ़ा हुआ है। तो एंथैल्पी बराबर U प्लस PV, तो U2 प्लस P2V2 क्या लिख सकते हैं? H2, मतलब एंथैल्पी है। अगर ये द्वितीय अवस्था के H2 लिख दिया, P1V1 प्लस U1, तो U प्लस PV, वही बात है, तो इसको क्या लिख दिया? H1,
तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों बराबर में है तो जीरो ही आ जाएंगे, तो H2 माइनस H1 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा H। इसका मतलब अंतिम अवस्था की एंथैल्पी और प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी, तो डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इट मींस एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसलिए मैं बोल सकता हूं क्या कि गैसों के रुद्धोष्ण प्रसार के लिए एंथैल्पी कैसी रहती है, स्थिर रहती है। यही तो मैंने बोला था कि यह जो प्रक्रम होता है कैसा होता है, सम एंथैल्पिक होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा आता है, जीरो आता है। ठीक है। शीतलन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ वान डेर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं, दाब ज्यादा लगता है तो मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं। जब इधर से पिस्टल को धक्का देते हैं तो उधर गैस निकलती है, इसमें होके पोरस झिल्ली में होके, जिसको पोरस प्लग बोल रहे हैं। ठीक है। इधर जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, दूर दूर करने के लिए एनर्जी खर्च होगी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर एनर्जी खर्च होगी तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम, तो टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, कम। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गतिज ऊर्जा समानुपाती टेम्परेचर होती है। तो अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो गैस कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। वो जो स्प्रे होती है ना फैसिलिटी हमारे ऊपर जो काम करती है, वो इसी इफेक्ट पे क्या करती है, कार्य करती है। कैसा होता है, सम एंथैल्पिक होता है। इसको देख लें अच्छे से, लिख लें। ठीक है। एक लाइन और इसमें आप लोग खुद लिख लेना, हाइड्रोजन और जो हीलियम होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, वो जूल थॉम्सन इफेक्ट शो नहीं करती हैं पर बहुत लो टेम्परेचर पे करती हैं वो। ठीक है। आदर्श गैसें कभी भी जूल थॉम्सन इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इनमें क्या है, किसी भी प्रकार के वान डेर वाल इंटरेक्शन नहीं पाए जाते, तो उनको दूर दूर नहीं करना पड़ता मॉलिक्यूल को, तो एनर्जी खर्च नहीं होती, तो टेम्परेचर कम नहीं होता, तो वो ठंडी नहीं होती है। ठीक है। इसीलिए आदर्श गैसें शो नहीं करती, केवल कौन से कर दी है, रियल गैसें। लिख लें इसको आप अच्छे से। तो जूल्स लॉ और जूल थॉम्सन इफेक्ट के अगला जो टॉपिक है वो है हमारा जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट क्या होता है, जूल थॉम्सन गुणांक क्या होता है। जूल थॉम्सन गुणांक ये है कि हमको पता है जूल थॉम्सन प्रभाव में क्या हुआ था, तापमान में परिवर्तन हो रहा था, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, कि हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की ओर गैस जाती है तो तापमान में क्या आ जाती है, टेम्परेचर में कमी आ जाती है, जिसको हम कूलिंग गैस का शीतलन बोलते हैं। ठीक है। किसकी वजह से आई थी, प्रेशर की वजह से। और जो जूल थॉम्सन प्रभाव था वो क्या था, सम एंथैल्पिक था, आइसो एंथैल्पिक था। ठीक है। वही ये कह रहा है जूल थॉम्सन गुणांक क्या है कि सम एंथैल्पिक प्रक्रम में तापमान में दाब के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है। ये तो कह रहा है कि सम एंथैल्पिक प्रक्रम में दाब के प्रति तापमान में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। इट मींस मैं क्या लिख सकता हूं, अब इसको रटना नहीं है, म्यू जे टी, डेफिनेशन याद रखनी है केवल। म्यू जे टी बराबर में क्या लिख सकता हूं, तापमान में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, प्रेशर के, और आइसो एंथैल्पिक का मतलब एच क्या है, कांस्टेंट है। यही क्या कहलाता है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। इसको आप याद भी रख सकते हैं ट्रिक से। क्या कैसे याद रख सकते हैं, टैगोर पब्लिक हाई स्कूल, ठीक है। टी से टैगोर, पी से पी, और हाई स्कूल टैगोर पब्लिक हाई स्कूल। ठीक है। तापमान परिवर्तन हो रहा है दाब के सापेक्ष, सम एंथैल्पिक आइसो एंथैल्पिक, ये क्या कहलाता है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। इसकी एक टर्म और आती है, यदि मैं एंथैल्पी को, एच को मैं फलन मान लूं किसका, प्रेशर का, और टेम्परेचर का फलन मान लूं मैं, है ना, एंथैल्पी को। ठीक है। अगर एंथैल्पी टेम्परेचर और प्रेशर का फलन है तो आप क्या लिखेंगे कि डी एच या एच बराबर किसका फंक्शन है, एच, पी का और किसका, टी का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 को, कर दोगे क्या, डी एच बराबर जिसका करते हैं उसको ऊपर प्रेशर के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल पी एट कांस्टेंट टी, और जिसमें परिवर्तन होता है उसको डीपी, प्लस एच का ही कर रहे हैं, एक बार प्रेशर के सापेक्ष किया है और एक बार टेम्परेचर के सापेक्ष कर दो, तो डेल एच अपॉन डेल टी, दूसरा होता है वो कांस्टेंट आता है, बार बार पहले भी आ चुका है, और जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको डी टी की टर्म में लिख दो। ठीक है। देखो यहाँ पे, ये आपने कहीं पढ़ा था क्या, ये एंथैल्पी में परिवर्तन ताप के सापेक्ष पढ़ा था, उसमें ऊष्माधारिता में, कि स्थिर ताप पर एंथैल्पी, स्थिर दाब पर एंथैल्पी में, उसमें ऊष्माधारिता में परिवर्तन। ऊष्माधारिता क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी, यही तो होती है। अगर स्थिर ताप पे, स्थिर दाब पे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो क्या कहलाता है, सीपी। सीपी तो पढ़ा था, स्थिर दाब पे ऊष्माधारिता डेल एच अपॉन एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। आप जब पढ़ेंगे उसको वापस जाके देखना एंथैल्पी बारे को, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, डी एच बराबर अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टी डी पी प्लस क्या, सी पी डी टी। इसकी जगह तो सी पी आ जाएगा, सी पी क्योंकि मुझे पता है, चूंकि सी पी बराबर क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल टी, यही होता है। ठीक है। मुझे पता है कि सम एंथैल्पिक प्रक्रम है तो जो डेल एच है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, डी एच, सम एंथैल्पिक का मतलब डी एच क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए डी एच बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, इसको जीरो। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये इसको मैं यहां लिख रहा हूं, डेल एच अपॉन डेल पी
टी डी पी प्लस सी पी डी टी इज इक्वल टू जीरो। यही तो है, इसको जीरो, ये जीरो हो गया ये, क्योंकि आइसोएंथैल्पिक है तो इसका मतलब डेल एच क्या है, जीरो है, डी एच जीरो है। इस सीपीडीटी को उधर पहुंचा दूं मैं, तो इसी स्टेप में कर रहा हूं, इधर तो नेगेटिव में हो जाएगा सीपीडीटी, तो क्या आ जाएगा ये माइनस सीपीडीटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सीपी को तो इधर ले आऊं माइनस सीपी को, डीपी को इधर पहुंचा दूं, देखो क्या होगा। तो ये क्या आ जाएगा dt अपॉन डीपी, अरे डीपी इसके नीचे चल गया dt के, और सम एंथैल्पी का तो क्या लगा दो h, और ये क्या आ जाएगा सीपी इधर आ जाएगा इसके नीचे, अरे डीपी तो dt के नीचे चला गया और सीपी आ गया इधर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन सीपी और क्या डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। ये तो आया कि नहीं आया, ये आ गया, ये सी भी नीचे आ गया। ये क्या है म्यू जे टी, अरे डी टी अपॉन डी पी एट कांस्टेंट एच, यही तो है म्यू जे टी। तो म्यू जे टी बराबर है एक फॉर्मूला और क्या आ गया माइनस वन अपॉन सी पी और क्या डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ गया जूल थॉमसन गुणांक। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल। ठीक है, HPT, इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्या टैगोर पब्लिक हाई स्कूल। तो दो फॉर्मूले आ गए, क्या क्या आ गया म्यू जे टी बराबर, एक तो क्या आया तापमान में परिवर्तन दाब के सापेक्ष आइसोएंथैल्पिक, मतलब H क्या कांस्टेंट, और एक क्या आया माइनस वन अपॉन सीपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और T क्या कांस्टेंट। म्यू जे टी के दो फॉर्मूले आ गए। म्यू जे टी क्या कहलाता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये कैसे आता है आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, डी एच जीरो क्या होगा क्योंकि आइसोएंथैल्पिक है, मैं ये पढ़ चुका हूँ। सीपी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता यही होती है सीपी। सीपी आ जाएगा, इसको इधर पहुंचा देंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, डीपी को इधर पहुंचाते डीपी डी टी अपॉन डीपी, और आइसोएंथैल्पिक है तो उसका मतलब सम एंथैल्पिक, तो एच क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट वाले को ऐसे लगा देते हैं। ये वन अपॉन सीपी माइनस में, तो इसको एक साथ माइनस के चिन्ह के साथ ले आए तो ये, अरे अब ये आप बोलेंगे सर पूरा माइनस में तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो सेम ही बात है। म्यू जे टी बराबर वन अपॉन सीपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल। ठीक है, दो फॉर्मूले आ गए म्यू जे टी का, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के दो। होता कुछ भी नहीं है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट यही है कि तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है दाब के सापेक्ष, दाब में अंतर की वजह से, वही क्या है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट या जूल थॉमसन गुणांक कहलाता है, जो कि कैसा होता है आइसोएंथैल्पिक होता है, सम एंथैल्पिक। वही हमने जूल थॉमसन प्रभाव में पढ़ा था। लिख लें इसको अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।